चला। अरे विशेष, विशेष दरवाजा खोल। विशेष दरवाजा खोल। विशेष द्वार खोल। विशेष दरवाजा खोल। विशेष द्वार बाहर से बंद है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हो ना मैंने बता दिया। चुप कर। प्रयास करने का कोई लाभ नहीं। हम विशेष से कभी जीत ही नहीं सकते। ये विशेष का घर है, इसीलिए हमसे ज्यादा अच्छी तरह विशेष इस घर को जानता है। हमें उससे हार मान लेनी चाहिए। विशेष वास्तव में विशेष बालक है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, सम्मान करना चाहिए। हाँ, सम्मान करना चाहिए। बल्कि हमें उसे विशेष नहीं, श्री विशेष राव जी कहकर बुलाना चाहिए। हाँ, बस ये एक बार द्वार खुल जाए विशेष राव जी के, तो मैं चरण पकड़ लूंगा। क्यों मारा? हाँ, क्या मार लो? क्योंकि तूने उनके नाम के आगे श्री नहीं लगाया। बोल, मैं श्री विशेष राव जी के चरण पकड़ लूंगा। हाँ, मैं श्री विशेष राव जी के चरण पकड़ लूंगा। मैं तो उन्हें पुष्पमाला पहना कर कहूंगा कि आप महान हैं। मैं तो सोचता हूँ मैं तो उनके भजन गाने लगूंगा। श्री विशेष राव जी, श्री विशेष राव जी, आप कहाँ है भगवान? मेरे सामने आओ जी, श्री विशेष राव जी। अच्छा हुआ तुम सबने समय से अपनी भूल का एहसास कर लिया। इसे हटने मत दो। मैं मोटा हूँ। हाँ, तू विशेष राव नहीं, और विशेष राव है, और विशेष कहीं का। अरे तुम मुझे ये धोखा है, ये धोखा है। धोखा नहीं, रणनीति। छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे, कभी कभी शत्रु के सामने स्वयं को निर्बल दिखाना चाहिए, ताकि शत्रु असावधान हो जाए और फिर उस पर अचानक से हमला बोल दो। वाह, क्या आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और भी कहानियां मालूम है? बहुत सारी, पर उसके लिए तुम्हें एक शांत और आज्ञाकारी बच्चा बनना पड़ेगा। बनोगे? मैं बनूंगा। नहीं बनेगा। बनेगा। ये नहीं बनेगा। आज्ञाकारी बालक बनेगा। काय करता है राजे? आप छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते हैं, जो आंखों पर पट्टी बांधकर 10-10 योद्धाओं को गिराते थे, और आप एक वार नहीं कर पा रहे। राजे, ध्यान केंद्रित कीजिए, आपको अधिक सतर्क होकर लड़ना होगा। युद्ध में ताकत, तेजी और बुद्धि तीनों का एक साथ प्रयोग होता है, और आप एक का भी नहीं कर पा रहे। न भुजाओं में ताकत है, न पैरों में तेजी है, और न वार करने की होशियारी है। राजे, तलवार सही से पकड़िए। अगर आपकी पकड़ कमजोर पड़ गई तो शत्रु आप पर हावी हो सकता है। चलिए। राजे, राजे, आप इस तरह से छोड़ नहीं सकते। पूरे मराठी साम्राज्य की नजरें आप पर है। आपको सबका नेतृत्व करना है। एक राजा कभी अपनी तलवार नहीं त्यागता, कभी समर्पण नहीं करता, और जो अपनी तलवार छोड़ता है, दुश्मन की तलवार उसे नहीं छोड़ती। उछला तलवार, उठाइए तलवार, चलिए राजे। रानी साहब,
अभ्यास के बीच में आने के लिए क्षमा चाहते हैं। गुड़ी पाड़वा के निमंत्रण भेजने के लिए सरदारों की सूची लाए। रानी साहब, क्या हम महाराज से कुछ बात कर सकते हैं? क्षमा करा, हमें लगता है कि हम इनकी सहायता कर सकते हैं। खुदा कसम, आज से पहले इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। कमबख्श की बीवी तिल से लेकर ताज तक हर चीज मुझसे पूछ कर लेती थी, पर कल की दावत में उसने मेरा सलाम तक कबूल नहीं किया। जैसे मैं बादशाह सलामत के सबसे खास वजीर की नहीं, किसी चौकीदार की बेगम हूँ। जब सियासत तराशती है तो पत्थर भी हीरा बन जाता है। बहुत खूब, शुक्रिया हुजूर। आप मेरी बात सुन भी रहे कि मकड़ी को देखे जा रहे हैं? आप मेरे शौहर है कि इस मकड़ी के? शौहर तो हम तुम्हारे हैं, पर शागिर्द इस मकड़ी के। ये जाल बुनना हमने इस मकड़ी से ही सीखा है। कहीं का तार कहीं जोड़कर जाल बुना जाता है, पर जाल का हर सिरा बीच से जुड़ा होता है। और हमारे जाल के बीच में है मुगलिया सल्तनत का तख्त। हमने इतने सब्र, इतनी मेहनत से ये जाल बुना है कि बादशाह सलामत के इंतकाल फरमाने के बाद इस तख्त पर हम ही बैठेंगे। और जो हमें रोकने की कोशिश करेगा वो हमारे बनाए हुए जाल में उलझ जाएगा, फिर चाहे वो कमबख्श हो या बादशाह सलामत का कोई और बेटा। उस कमबख्त बालाजी नाम की आंधी ने हमारे जाल को हिला तो दिया, पर तोड़ नहीं पाया। इस बार उस मराठी कीड़े को भी इस जाल में फंसा कर मारेंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द से फिर मुलाकात होगी। कौन सा मंत्र दे दिया इसे? हम इतने समय में जो नहीं कर सके, आपने कुछ पलों में कर दिखाया। यदि आप चाहें तो हम आपको एक विजय मंत्र दे सकते हैं। इससे आप किसी की बातें नहीं सुन पाएंगे, आपकी आंखें सिर्फ लक्ष्य पर होंगी। हमने
हमने बचपन में कथा सुनी थी रानी साहब। एक बार तालाब के सारे मेंढकों ने तय किया कि वो एक पेड़ पर चढ़ेंगे। सबसे पहले जिन मेंढकों ने प्रयास किया वो हार गए, पेड़ पर नहीं चढ़ पाए। बाकियों ने उनके मुंह से सुना कि यह कार्य असंभव है, तो उन्होंने प्रयास तक नहीं किया। पर एक मेंढक था जो प्रयास करता रहा, लगा रहा। सबने उससे कहा कि यह कार्य असंभव है, पर उसने प्रयास बंद नहीं किए। और अंत में वही मेंढक पेड़ पर चढ़ गया, सफल हो गया। वो मेंढक बहरा था, इसलिए उसने सुना ही नहीं कि यह कार्य असंभव है। रानी साहब, शब्द तीर से गहरे चुभते हैं। रानी महाराज तीर पर तीर खाए जा रहे थे, तो हारे जा रहे थे। हमने इन्हें कवच पहना दिया, रानी ये सफल हो गए। ठीक है, आप गुड़ी पाड़वा के आयोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। आज से आप राजे को भी तैयार करेंगे। पर तारा रानी साहेब, बालाजी भट्ट क्यों? हमारे साम्राज्य में इनसे अच्छे शिक्षक है, वो राजे को तैयार कर सकते हैं। इस वक्त हमें शिक्षक की नहीं, चमत्कार की जरूरत है पंत प्रतिनिधि जी। और हमें पूरा विश्वास है कि आप यह चमत्कार करके दिखाएंगे। आज से राजे के प्रशिक्षक आप हैं। गुड़ी पाड़वा के दिन राजे से कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी सेना छापामार युद्ध में निपुण थे और बिल्कुल विशेष की तरह पता नहीं कब कहां से धावा बोल देते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। और फिर उन मुगलों ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा अफजल खान को शांति संदेश लेकर भेजा। अफजल खान आया तो शांति दूत बनकर था, पण छत्रपति शिवाजी महाराज को उसकी नीयत पर संदेह था। म्हणून शिवाजी महाराज ने एक विशेष हथियार बनाया, वाघनख, जो देखने में ऐसा लगता था कि हमने अंगूठियां पहन रखी हैं, पर उसके अंदर धातु के धारदार कांटे लगे होते थे। और शिवाजी महाराज का संदेश सच निकला, क्योंकि वो जैसे ही अफजल खान से मिले, वो लंबे चौड़े अफजल खान उनसे गले मिलने के बहाने उनकी गर्दन तोड़ने का प्रयास किया। और तभी शिवाजी महाराज ने उसके पेट पर वाघनख से प्रहार किया। एक, दो, चार, पांच, सभी यही है। तो अंदर कौन है? विशेष कौन है? कौन है बोलना। वहाँ पर कोई है। थम सकते हैं मत, बाजी है ना। तू भाऊ, ये मेरा घर है, यहाँ पर मुझे कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं आ सकता। विशेष सही कह रहा है, कोई भी चोर विशेष की तरह इस घर को अच्छी तरह से नहीं जानता। धन्यवाद। जब तूने हम सबको कमरे में बंद किया था, तो स्वयं उस कमरे से बाहर कैसे निकला था? उस कमरे में एक छोटा सा द्वार है, जिसे मैं गुप्त द्वार कहता हूँ। उसमें से सिर्फ छोटे बच्चे ही जा सकते हैं। अक्सर बाबा की पिटाई से बचने के लिए मैं वहाँ से ही भाग जाता हूँ। तो हम भी वहीं से हमला बोलेंगे और इनको
बादशाह सलामत। ये सभी मराठी हमारे वफादार हैं और ये तीनों ऐसी खूबसूरत बेटियों के बाप हैं जो शाहू जी की बेगम बनने लायक हैं। जनाब, मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी यदि मेरी बेटी का विवाह शाहू जी से हो जाए। मेरी बेटी सुंदर है, सुशील है, सयानी है, शाहू जी की हर जरूरत को पूरा करेगी और कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। क्या बात है, बहुत खूब। ये तो वाकई हमारे सच्चे वफादार हैं। वफादार ही नहीं, वो समझदार है। आपकी बात सुनकर हमारा दिल बाग बाग हो गया। आइए, आलमगीर औरंगजेब आपको इस बात पर अपनी अंगूठी चूमने का मौका अता फरमाता है। शिकायत का मौका। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या चाहते हैं। हम शाहू जी के लिए दुल्हन नहीं, लगाम ढूंढ रहे हैं। ऐसी लगाम जो शाहू जी के दिलो दिमाग पर पूरी तरह काबू पा सके, जिसके बाद वो सिर्फ उसकी मर्जी से, यानी कि हमारे हुक्म से चले। और अगर ये बात आप लोगों की समझ में नहीं आई है तो हमारे बाएं हाथ में चूमने के लिए 2 अंगूठियां बाकी हैं। यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा। औषधि लगा रहे भाऊ। क्यों लगा रहे हो? छोड़ो छोड़ो। क्या क्या
हमारा बाजी कुछ गलत नहीं होने देगा। तुम्हें मेरी आई से मिलना चाहिए था, वो एकदम जीजा माता जैसी लगती हैं। काय, बातें अब तक समाप्त नहीं हुई। बाबा प्रणाम। विशेष ने परेशान तो नहीं किया? क्या हुआ? अजीब बात नहीं। और तुम लोगों ने विशेष का ध्यान रखा कि नहीं? मुझे बाजू भाव और इन सब के साथ बहुत ही आनंद है। इन सब ने मेरा ध्यान भी रखा। अच्छा, चला बैलगाड़ी में बैठो, हमें समय से सासवड़ पहुंचना है। हाँ जी बाबा। हो प्रणाम बाजी भाव, जल्दी मिलेंगे। नाम अविशेष भाव। सच बताओ भाई, विशेष के साथ तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? वो बाबा, हम जानते हैं कि विशेष बहुत शैतान है। बाबा आपको पता है उसे संभालना बहुत ही कठिन था। हाँ। पहले तो हमारी समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम उसे कैसे पकड़े। हम जैसे उसे पकड़ने जाते थे वो हमसे दूर भाग जाता था। लेकिन फिर हमने अपनी रणनीति बदली और उसे उसी की खेल में पराजित कर दिया और फिर हम दोनों मित्र बन गए और हम सबने मिलकर उन मुगल चोरों को भगा दिया। वो चोर नहीं थे बाजी, हमारे ही आदमी थे। थमा थमा थमा, रुको रुको, थम थम थम। बाबा अभी भी आपने क्या कहा? यही कि वो चोर नहीं थे, हमारे आदमी थे। हो, हमने ये नाटक तुम्हें ये समझाने के लिए किया कि स्वराज बिल्कुल एक छोटे शैतान बच्चे की तरह होता है। प्यार से मांगो, अधिकार से नहीं। क्या किया? ध्यान हाथ से रखना है, रविवार से नहीं। जिसे तुम्हारा सारा ध्यान, सारी ऊर्जा, सारा प्रयास चाहिए होता है, वरना वो रेत की तरह मुट्ठी से कब फिसल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। स्वराज को संभालना है तो अपनी मिट्टी के कण कण को पहचानना सीखो, जैसे विशेष अपने घर को पहचानता है। समझ लो? ये मेरा घर है, यहाँ पर मुझे कोई नहीं हरा सकता। आणि हाँ, मिट्टी से मित्रता करोगे तो ना तुम्हारे पांव फिसलेंगे और ना ही विदेशियों के जमेंगे। समझ लो? आणि लक्षात ठेव बाजी, स्वराज की भावना तब पैदा होगी जब तुम ये सोचना बंद करोगे कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, और ये सोचना आरंभ करोगे कि तुमने देश के लिए क्या किया। हो बाबा, इस यात्रा ने मुझे मेरे लक्ष्य तक जाने के लिए एक दिशा दी है और अब मैं स्वराज्य के लिए अपने राज को पूरी तरह से जानने की कोशिश करूंगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
जब से तारा रानी साहब ने आपको महाराज शिवाराजी को तैयार करने का दायित्व दिया है, आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। हमने दायित्व नहीं लिया, बीड़ा उठाया। अच्छा, और दोनों में अंतर क्या हुआ? बीड़ा उठाना किसी चुनौती को स्वीकार करना होता है, चुनौती खत्म, काम खत्म। दायित्व जीवन भर का होता है सरकार। यानी हमारा दायित्व है अपने बाजी को उसकी नियति के लिए तैयार करना। हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि बाजी ने स्वराज का पहला पाठ सीख लिया। हाँ, लेकिन सीखने और समझने में अंतर होता है। ये वही है जिन्होंने स्वाभिमान को स्व यानी खुद का अभिमान समझ लिया था। आपने उसे ये तो सिखा दिया कि स्वराज कितना महत्वपूर्ण विचार है। अब ये भी समझा दीजिए कि उस विचार को सच बनाने के लिए कितनी मेहनत, लगन और निष्ठा से कर्म करना पड़ता है। हाँ, एक काम हमने कर दिया, अब दूसरा काम आप कीजिए। वैसे भी गुड़ी पाड़वा और महाराज शिवाराजे दोनों की तैयारी का भार हम पर है, और इसी कारण कल से हम कुछ हफ्तों तक सातारा में रुकेंगे। आहो, पर पिता बस एक शिक्षक ही तो होता है। भाई पाठशाला होती है। समझ लीजिए कि चिंगारी हमने दी है, आग आपको लगानी। अब आपने इतना सब कुछ किया ही है तो आग भी आप ही लगा दीजिए ना। ये काम तो नारी को ही करना चाहिए सरकार। दोनों में बड़ा अंतर है। पुरुष आग लगाता है तो घर जलता है, पर नारी आग लगाती है तो जलता है दीपक। हमने बाजी के भविष्य को दिशा दी है, आकार आप दीजिए। आई बाबा, मेरे भविष्य के बारे में भी कुछ सोचिए और उसे डकार दीजिए। क्या दीजिए? डकार है ना आई? डकार नहीं, आकार। तेरे भाव के साथ साथ मैं तुझे भी सब कुछ सिखाऊंगी। पता नहीं वो समय कब आएगा, क्योंकि भाव ऊपर छत पर स्वराज का सपना देख रहे हैं। स्वराज का सपना? जब स्वराज आएगा तो हमें आम नहीं चुराने पड़ेंगे। गोविंद सेठ स्वयं हमें अपनी गोद में बिठाकर हमें आम खिलाएंगे। सच? हाँ, क्योंकि हमारे स्वराज में सब बराबर होंगे। ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा। अभी मैं कक्षा में सबसे छोटा हूँ। स्वराज आने पर क्या मैं भी सबके जितना लंबा हो जाऊंगा? ईशु, स्वराज आएगा तब देख लेंगे। अच्छा, हमारे लिए स्वराज आएगा तो क्या पशुओं के लिए भी स्वराज आएगा? ईशु, सपने में बुद्धि नहीं लगाते रे। नहीं गोटिया, ईशु सही कह रहा है, पशुओं का भी स्वराज आना चाहिए। क्या रे बाजी, पशुओं को तो रस्सी से ही बांधना होता है ना। मेरे बाबा कहते हैं पशु प्रेम से बनता है। जैसे मल्लारी मेरे साथ अपने मर्जी से आया है, बिल्कुल उसी तरह हर एक पशु को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। मौका मिलता नहीं है बाजी, मौका ढूंढा जाता है। बाबा, काका, काका, संसार में तभी कुछ मिलता है जब उसके लिए कर्म किए जाए, फिर वो चाहे मौका हो या स्वराज। स्वराज किससे मांग के मिलेगा? मांग कर तो भीख मिलती है ईशु, पर ये अधिकार आगे बढ़कर छीनना पड़ता है।
हमें भी मुगलों से स्वराज छीनना पड़ेगा, युद्ध करके। पर युद्ध तो बुरा काम होता है ना काका? नहीं, कोई भी कर्म अच्छा या बुरा नहीं होता। उसके पीछे छिपी हुई भावना उसे अच्छा या बुरा बनाती है। चलो सांगा, तुम्हारे घर में एक डाकू तलवार लेकर हमला कर देता है और तभी एक सैनिक तलवार लेकर आता है और उसे हराकर तुम्हारे प्राण बचा लेता है। किसका कर्म अच्छा हुआ? सैनिक का। पर कर्म तो दोनों ने एक ही किया। दोनों ने तलवार चलाई, फिर सैनिक का कर्म अच्छा और डाकू का कर्म बुरा। कैसे? उसके पीछे छिपी हुई भावना के कारण। समझ ला? अगर एक एक मराठी युद्ध में आ जाए तो क्या हम मुगलों को नहीं हरा सकते? युद्ध सेना करती है बाजी, भीड़ नहीं। भीड़ और सेना में अंतर मात्र एकता का है। हमें सबसे पहले अपने मराठियों में एकता लानी है, और एकता जबरदस्ती से नहीं, नम्रता से आती है। कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्यैवाधिकारस्ते। कहाँ फंसा दिया बालाजी ने? महाराज, प्रवृत्त वाक विचित्र कथा उहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ताचय सपंडित उच्चते। महाराज, तालाब में चाहे घुटने तक का ही जल क्यों ना हो, पर यदि लहरें ऊंची उठ रही हैं तो लोग उस तालाब को गहरा मानते हैं। मतलब महाराज, ये संसार दिखावे पे चलता है। वो उसको ज्ञानी नहीं मानता जिसके पास ज्ञान है, वो उसको ज्ञानी मानता है जो ज्ञान दिखाता है। ये विदुर नीति है। विदुर नीति के अनुसार जो व्यक्ति बोलने की कला में निपुण है, जिसकी वाणी लोगों को आकर्षित करती है, जो किसी भी ग्रंथ के मूल बातों को शीघ्र ग्रहण कर लेता है, जो तर्क वितर्क की कला में निपुण है, वही ज्ञानी है। बालाजी ने आपको जो मार्ग बताया वो बहुत लंबा है महाराज। ज्ञान की गहराई में जाने के लिए बहुत समय लगता है। आप वो छोड़ दीजिए, आप अभी लहरें उठाने का प्रबंध कीजिए। ये छोटी सी विदुर नीति याद करके सभी सरदारों के सामने प्रभावशाली ढंग से सुनाइए। वो स्वयं आपको अपना नेता मान लेंगे। पंत प्रतिनिधि, हम आपके विचारों से प्रभावित हुए। बस एक बार गुड़ी पाड़वा हो जाए, यदि सब कुछ सही रहा तो आपको आपकी इस सलाह के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। महाराज, नहीं नहीं, हमें प्रस्ताव मंजूर नहीं है। पर क्यों? ये प्रस्ताव बड़े मराठा सरदारों की तरफ से आया है। हो सकता है ये प्रस्ताव ही इस जाल से निकलने का रास्ता हो। जाल से निकलने का रास्ता नहीं आए साहिब, और बड़े जाल में फंसाने का चारा है ये विवाह प्रस्ताव नहीं, ये हमें एक ऐसी बेड़ी में बांधने की साजिश है जिसे हम चाह के भी 7 जन्म तक अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। आप भी औरंगजेब की तरह अपनों पे ही संदेह कर रहे हैं शाहू जी, पर अपनी संस्कृति अलग है। हमारे यहाँ जब सिंहासन बीच में आता है तो भाई भाई की जान नहीं लेता, वनवास लेता है। आई साहिब, अगर ये सच में मराठी सरदार का प्रस्ताव होता तो हमारे लिए ये रत्न जड़ित आभूषण नहीं, हमारी जन्मभूमि की मिट्टी होती।
ये रेशमी वस्त्र नहीं, स्वराज का ध्वज होता। अरे कोई तो संकेत होता जिससे ये पता चले कि ये विवाह प्रस्ताव हमारी स्वतंत्रता का संदेश है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रस्ताव भी औरंगजेब की ही चाल है। आई साहब, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो भेड़िए उसके लिए शिकार करने लगते हैं। औरंगजेब भी बूढ़ा हो चुका है। उसे पता है कि अब उसका खून सिंहासन को संभालने के काबिल नहीं रहा, इसलिए कुछ देशद्रोही मराठियों को पाल लिया है उसने। पर हम उसकी ये चाल सफल नहीं होने देंगे। हमें अपनी मिट्टी पर पूरा विश्वास है। इसने कोई तो ऐसा बेटा पैदा जरूर किया होगा जो हमें इस कैद से मुक्त करेगा। तुम सब सोच रहे होंगे कि आज ऐसी क्या बात है कि मैंने तुम सबको यहाँ पे बुला लिया। वो विशेष बात यह है कि मैं आप सबके लिए एक नारा लेकर आया हूँ। जो अकेले वो हारते, सहते हैं छड़ बहुत, जीतने का मंत्र है एकता में बल बहुत। अगर हमें जीवन में कुछ करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है बाजी? हम कैसे एक हो सकते हैं? तू अलग, मैं अलग, काय मंडली? हाँ, सब अलग। पापा ने कहा है एकता विनम्रता से आती है, वरना एक कान के नीचे लगा के इसे सब कुछ समझा देता। बालू, हम सबको एक होना पड़ेगा ताकि हम मुगलों के विरुद्ध खड़े रह सके। मैं मुगलों के विरुद्ध अधिक देर तक खड़ा नहीं रह पाऊंगा। अधिक देर तक खड़े रहने पर मेरे पाँव दुख जाते हैं। नम्रता, नम्रता, नम्रता। मैं तो प्यार खोलना चाहता हूँ। युद्ध में मेरा क्या काम? क्यों? सैनिक भी तो जल पीते हैं। तुम सेना में सबको जल पिलाना। और अगर पानी पिलाते पिलाते एक तीर आया और आके लग गया तो? बाजी, मुझे तीर लगाया जाता है। बाजी, तीर लगाया जाता है। आई, आई, आई। बाजी, मुझे तीर लगाया जाता है। अरे कहाँ भाग रहा है? ए बालू, तू सबको भड़का क्यों रहा है? और तू सबको झूठे सपने क्यों दिखा रहा है? अगर एकता करनी है तो मुझसे कर। मुझसे गले लग के दिखा। ठीक है, गले लग जा। एकता गले लगने से नहीं आएगी, मन में जो बैर है उसको मिटाने से आएगी। समझ लगा? अच्छा, तो तू बता वो कैसे मिटेगा? उसके लिए तुझे मुझसे 3 बार कहना होगा। माफ कर दो सरकार, दुहाई हो हुजूर। ठीक है, माफ कर दो हुजूर। खजूर, बाजी, तुझे एकता लाने के लिए इस चालू बालू के सामने झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एकता को लेकर आया हूँ। ये नागा, एकता। अरे गोटिया, बाबा ऐसी एकता की बात नहीं कर रहे थे। अरे काका, मराठी एकता की बात कर रहे थे। ये ना, सुन लो के ये तो ये भी मराठी ही है। बोलना गा। मराठी बोल गया है। पूरा झाड़ ला कर दूंगा। तो मैं भी मुगल के खिलाफ तुम लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगी। बाजी, काका ने कहा था एकता नम्रता के साथ आती है, तो देख, मैं नम्रता को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। नम्रता, हाँ चल पटकन। नम्रता, एकता, नम्रता, एकता, नम्रता। इमली मिलेगी ना?
अरे हाँ ना, दे दूंगा। फिर मैं भी लड़ूंगी, पर सिर्फ उन मुगलों से जिनकी चोटी हो, क्योंकि हम लड़कियां चोटी खींच खींच कर ही लड़ती हैं। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। हाँ? अरे रुको, अरे मेरी आई, तुम्हारे हाथ जोड़ लो, इमली दे दूंगा। उसने मेरे शरीर के पृष्ठभाग पर प्रहार किया। अरे रुको, गोटिया, ईशो परशो, अरे कोई तो सुनो, इनमें एकता कैसे आएगी? वो तो पता नहीं भाऊ, पण गुरुजी आ गए। ये क्या महाभारत हो रही है? रुकिए। बादशाह सलामत से कहिए कि शाहू जी उनसे मिलना चाहते हैं। बादशाह सलामत अभी मसरूफ हैं। जब वो जनाब कमरुद्दीन साहब से नहीं मिले तो आपसे क्या मिलेंगे? ठीक है, तो हम उनकी यही प्रतीक्षा करेंगे। बादशाह सलामत को दक्कन चाहिए और दक्कन जीतने की चाबी है ताराबाई। हमारा मशवरा है कि हुजूर ताराबाई पर हमला कर दें। हुजूर खामोश है। जो आप कह रहे हैं वो तो हम कब से कर रहे हैं। पर इस बार कांटे को कांटे से निकालिए हुजूर। अगर मराठियों को हराना है तो मराठी तरीके से हराइए। कुछ सबक हमें दोस्त सिखाते हैं तो कुछ सबक दुश्मन, और इस बार हमें उस सबक का इस्तेमाल करना है जो आपके दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिखाया था। हमें दुश्मन पर छापा मार हमला करना है। हुजूर हर गुदी पाड़वा को सारे मराठी सरदार एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम मराठी भेष में उनके घर के अंदर घुसकर पहले अंदर से वार करें और फिर बाहर से, तो यकीन मानिए हुजूर, मराठी सियासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम छीन सकते हैं और फिर उसे हम नाम देंगे नया औरंगाबाद। और फिर मराठियों का ख्वाब देखते ही देखते राख हो जाएगा। बादशाह सलामत, मराठी सियासत के नक्शे का चलना इस बात का इशारा है कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है। अरे क्या कहाँ जा रहे हैं? हुजूर,
आग तो बुझ गई। कहिए तो वापस लगवा दें। शाहू जी, वाह, हम ऐसे ही आपकी बहादुरी के कायल नहीं हैं। दिल बहल जाता है हमारा इनकी हरकतों से, और ये चाहते हैं कि हम इन्हें छोड़ दें। पिंजरे में हैं, फिर भी शेर हैं। शाबाश। ख्याल रहे, हम बहादुरों की कदर करते हैं, गुस्ताखों की नहीं। गुस्ताखी तो हुजूर ने की है। हुजूर जितनी बार मराठियों को आग में जलाकर दबाएंगे, मराठी उतनी बार धुएं की तरह ऊपर उठेंगे। हम मुगल खेमे में पले बड़े जरूर हैं, पर हम कल भी मराठी थे आणि आज पण मराठीच आहोत। इसीलिए हुजूर अपने चंद खरीदे हुए मराठी सरदारों की बेटियों से हमारा विवाह करके हमें तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हुजूर की ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। बादशाह सलामत, आपने हमें उस गुस्ताख का सर कलम करने से रोक क्यों दिया? बिसात से तो एक न एक दिन मोहरे को हटाना ही है, पर खिलाड़ी वो है जो चाल मुकम्मल होने तक मोहरे को इस बिसात पर रखे। लेकिन हुजूर, वो मोहरा तो अपनी मनमानी कर रहा था। कमबख्श, जब हम खेलते हैं तो हर मोहरा हमारी ही सिखाई हुई चाल चलता है। हम जानते हैं कि शाहू जी को वफादार किस तरह बनाना। हमारी साहिबजादी ज़ीनत उन निसा को इत्तला कर दी जाए कि अब्बा हुजूर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। बादशाह सलामत, आप ज़ीनत उन निसार के जरिए अपनी चाल चलना चाहते हैं? गुरुजी। चुप बैठो। एकता लाओगे? हाँ, एकता लाओगे? बोलो बल्लारी लाल, क्यों चाहिए एकता? यहाँ पाठशाला में अध्यापन करने आते हो या नेता बनने? विद्यार्थी वो होता है जो पुस्तक के सिवा कुछ और ना देखे। पर गुरुजी, मेरी आई कहती है संसार भी एक पाठशाला है। वाह जी वाह, अगर संसार पाठशाला है तो सारी गाय भैंस से विद्वान हो जाती, क्योंकि सारा दिन वो उसी पाठशाला में रहती है। ये नए नए राग आलापना बंद करो और बताओ तुम्हें एकता क्यों चाहिए? स्वराज के लिए। मेरे बाबा कहते हैं अध्ययन आवश्यक है, पर जीवन में लक्ष्य रखना अनिवार्य है, और स्वराज मेरा लक्ष्य है। वाह, कितने उच्च विचार है तुम्हारे। हाँ? तो आप स्वराज लाएंगे महाराज? तुम लाओगे स्वराज? जो काम बड़े बड़े मराठी सेनानी नहीं कर पाए वो तुम करोगे? तुम कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हो? वंश रक्त से नहीं बनता, भावना से बनता है, और भावना से हर मराठी को छत्रपति शिवाजी महाराज का वंशज होना चाहिए। और इसीलिए हर मराठी को छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को अपना सपना मानकर उसे साकार करने की कोशिश में लगना चाहिए। हर बड़ा सेनानी ऐसे ही शुरू करता है। हर मराठी को छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को अपना सपना मानकर उसे साकार करने की कोशिश में लगना चाहिए। हर बड़ा सेनानी ऐसे ही शुरू करता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें रट तो ली है, पर इनका अर्थ पता है? स्वराज लाओगे, सेनानी बनोगे।
गुरुजी, हो सकता है मेरा तरीका गलत हो, पर मेरा मार्ग बिल्कुल सही है। और इसी मार्ग पर चलकर मैं एक बड़ा सेनानी बनूंगा और स्वराज लाऊंगा। ऐसे मार्ग पर चल के स्वराज नहीं मिलता, यमराज मिलता है। एक गुरु नाराज मिलता है। हाथ करो आगे। सेनानी बनोगे, स्वराज लाना है। कितना सर सूबेदार, और तू पूरे मराठियों का नेतृत्व करेगा? हाँ? जाओ, बुला कर लो अपनी आई को। हम उन्हें बताएंगे कि उनके पुत्र का माता फिर गया है। जा, लेकर आ अपनी आई को। जाओ। दंड दो इसे। क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरा परिवार भूखा था। जब तक हम ना कहें तुम रुकोगे नहीं। क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। क्षमा करो महाराज, यदि आपने रुकने का आदेश नहीं दिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दंड का उद्देश्य अपराध को समाप्त करना होता है, अपराधी को नहीं। दंड का उद्देश्य अपराधी के मन में डर पैदा करना होता है। यानी डर दया दिखाकर पैदा नहीं किया जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कहा, जो किया, उनके समय और हालात के लिए ठीक था। पर अब समय और नियम दोनों बदल चुके हैं बालाजी। और बलपूर्वक मारो। बालाजी, आपने हमें उस दिन आई साहब के कोप से बचाया था, इसीलिए हम आपसे सीखने को तैयार हुए हैं। गुड़ी पड़वा के पर्व पर सभी सरदारों के सामने आप हमारा सर झुकने से बचाएंगे। ये आपका काम है। आणि लक्षात ठेवा, आप कर्मचारी हैं, गुरु नहीं। आपको जिम्मेदारी दी है, अधिकार नहीं। क्षमा कर दीजिए महाराज। तुम्हें क्षमा चाहिए तो क्षमा कर देते हैं, पर जितना धन चुराया है उसका 2 गुना धन राजकोष में जमा करवाना पड़ेगा। नहीं करवा पाए तो मृत्यु दंड। धन होता तो चोरी क्यों करता महाराज? महाराज, इसकी ओर से राजकोष में धन हम जमा करवाएंगे, इसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है सैनिक, छोड़ दो इसे और बालाजी विश्वनाथ भट्ट से 2 गुना धन वसूल कर लो। आई जाने देना। आई शायद मेरी ही गलती थी, मुझे गुरुजी के सामने से नहीं बोलना चाहिए था। आई तू तो बोलकर चली जाएगी, पर मुझे तो उसी पाठशाला में पढ़ना पड़ेगा ना। और फिर अगर गुरुजी मुझसे चिढ़ गए तो मेरा जीना कठिन कर देंगे। तूने कुछ गलत किया है? किया है कुछ गलत? भाई साहब, आपको लगता है ये स्वराज लाने का सॉन्ग, ये एकता के नाम पर जमावड़ा करना, ये सब सही है? बताइए इसमें क्या सही है? और आप मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? ये बालक अपनी शिक्षा, अपना अध्ययन छोड़कर स्वराज लाने की बात कर रहा है और आपको उसमें कुछ अनुचित नहीं लगता? आप ही बताइए, इन बच्चों के लिए अपनी शिक्षा महत्वपूर्ण है या स्वराज? शिक्षा या संस्कार यदि स्वराज ना ला पाए तो किस काम के गुरुजी? शिक्षा का उद्देश्य होता है स्वदेश के लिए आदर्श नागरिक तैयार करना, पोथियां रटने वाले तोते नहीं। भाई साहब, आप स्वयं इन्हें बढ़ावा दे रही है। जरा बखा त्यांच्याकडे। ये तो बच्चे हैं, ये स्वराज के सेनानी नहीं। छोटे से बीज में ही बरगद छुपा होता है गुरुजी। इन बच्चों में वही सेनानी छुपे हुए हैं जो कल स्वराज लाएंगे। वाह भाई साहब, यदि आपके यही विचार रहे तो ये बाजी ऐसे ही उपद्रव देता रहेगा। पहले ही इसने जीवन कठिन बना रखा है। कहता है स्वराज लाएगा, नेता बनना है इसे। नेता वो होता है
जो सबसे आगे चले, वो नहीं जो पूरे कक्षा में सबसे पीछे रहे। जिसे स्वयं पता नहीं जीवन में कहां जाना है, वो दूसरों को क्या दिशा दिखाएगा। इसका भाग्य है कि ये मेरी पाठशाला में पढ़ रहा है। मेरे जैसा गुरु पूरे क्षेत्र में नहीं मिलेगा। इसे कहिए मेरी बात सुने, नहीं तो मुझे इसे शाला से निकालना पड़ेगा। गुरुजी, शिक्षा सपने देखना सिखाती है, उस सपने को सच करना सिखाती है। लेकिन आपकी शिक्षा तो बाजी का सपना उससे छीन रही है। और मेरे बाजी की आंखों में जो स्वराज का सपना है, वो मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। और आप बाजी को पाठशाला से निकालने का कष्ट मत लीजिए। मैं स्वयं अपने बाजी को, बाजी बल्लाल भट्ट को इस पाठशाला से निकालती हूँ। तूने एकदम अच्छा किया आई। गुरुजी तो मुझसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे और मुझे कक्षा के बाहर खड़ा कर देते थे। पर आई, अब मैं स्वराज के लिए अध्ययन कैसे करूंगा? ले जाइए। कहता है स्वराज जलाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा बनेगा। ना इसमें कोई गुण है, ना कौशल, ना बुद्धि। ये क्या नेतृत्व प्रदान करेगा? इससे अच्छा तो इसका भाई चिमना है। आप हमसे लिख कर लीजिए भाई साहब, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया आई? आई, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे कौन पढ़ाएगा? क्या गुरुजी की कही हुई बातें सत्य हैं? कि मुझमें कोई गुण, कोई बुद्धि, कोई कौशल नहीं है? क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता? पिता बस एक शिक्षक ही तो होता है। आई पाठशाला होती है। समझ लीजिए कि चिंगारी हमने दी है, आग आपको लगानी। अरे आई सांग ना, मुझे कौन पढ़ाएगा? मैं। आज से मैं तुझे पढ़ाऊंगी। जाइए और आई साहब से कह दीजिए कि हम तैयार हैं। अब तो आपने स्वयं अपनी आंखों से देख ली ना मेरी तलवार की धार। तलवार की धार और इनकी हार तो दिखी, पर आपकी जीत नहीं दिखी महाराज। क्या वास्तव में महाराज विजयी हुए हैं? महाराज ने उनसे हमें हारने के लिए धन दिया था। जाइए यहां से, और ध्यान रहे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जी। हमने उनसे हारने को कहा था, पर इतनी सरलता से हारने को नहीं।
पर आप चिंता मत कीजिए बालाजी, इस बार हम ऐसे सैनिकों को लाएंगे जो हमसे हारने का अच्छा अभिनय कर सकें, और हम भी और अच्छा अभिनय करेंगे। प्रदर्शन होना है तो अच्छा होना चाहिए। महाराज, किसी सरदार ने चुनौती दी और आपका ये प्रदर्शन प्रतियोगिता में बदल गया तो हम अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा से कहेंगे कि वो उस चुनौती का सामना करे। स्वयं सैनिक लड़ा करते हैं बालाजी, राजा नहीं। बचिए महाराज, पर हर राजा को सैनिक होना ही चाहिए। महाराज, क्षमा करें महाराज, पर परीक्षा मात्र वीरता की नहीं होगी, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके सब्र, आपकी सजगता की भी होगी। ऐसे क्या सवाल पूछ लेंगे सरदार? कुछ भी पूछ सकते हैं महाराज, कुछ भी। हो सकता है कि वो ये पूछ लें कि क्या मात्र 2 घोड़ों से एक पूरी सेना के होने का आभास करवाया जा सकता है? ये असंभव है। मात्र 2 घोड़ों से पूरी सेना का आभास कोई कैसे करवा सकता है? वैसे ही महाराज, जैसे आपके दादाजी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। कई बार वो घोड़े की पूंछ में जंगली घास बांधकर उन्हें भगाते थे। आने उड़ती हुई धूल देखकर हर किसी को यही लगता था कि मात्र 2 घोड़े नहीं, एक सेना वहां से आ रही है। एक उत्तर ना जानने से यह सिद्ध नहीं होता कि हम राजा नहीं बन सकते। दूसरा प्रश्न पूछिए। हो महाराज, यदि आपके राज्य की सारी नदियां सूख जाएं, तो आप अपने लोगों की प्यास बुझाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, पानी नहीं तो क्या, दूध तो है ना। दूध तो पशु देते हैं महाराज, और यदि पानी ही ना हो तो पशु जीवित कैसे बचेंगे? क्षमा करें महाराज, आप अपनी प्रजा की समस्याओं से उतने ही दूर हैं जितना कि पृथ्वी से चंद्रमा। यदि गुड़ी पाड़वा तक यही स्थिति रही तो आपको सीखना होगा महाराज। आप नहीं जानते कि अगर आप सीख गए तो आप क्या क्या कर सकते हैं, और आप नहीं जानते कि हम कुछ भी बिना सीखे क्या कर सकते हैं। बालाजी को गिरफ्तार कर लिया जाए। हमारे आदेश का पालन हो। गिरफ्तार किया जाए। आई, तू तो राई आयस, तो आई जैसी चीजें ही सिखाएगी, पर स्वराज की लड़ाई की तैयारी के लिए भी तो मुझे कोई गुरु चाहिए। वो गुरु कौन बनेगा? मैं। तुझे इतना ज्ञान है आई? तुझे इतना सब कुछ आता है? मात्र मुझे ही नहीं, हर माँ को आता है। पता है बाजी, हमारी संस्कृति में वेदों को ज्ञान का महासागर माना जाता है। और तेरे बाबा कहते हैं ना, आई 5वां वेद होती है। अपनी संतान की सीमा और क्षमताओं को जितना माँ जानती है, उतना तो स्वयं वो संतान भी नहीं जानती। ठीक है आई, फिर तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब कल से मुझे पाठशाला में गुरुजी और उनके चमचे बालों की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। हे क्या आई, ये मेरी पुस्तकें हैं। मेरे लिए पाठ तैयार करने में तुझे इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। धन्यवाद आई। आज मन कितना प्रसन्न है रे। क्यों, सकाराम हलवाई की मिठाई खाई क्या? नहीं रे, मन प्रसन्न है इसलिए
क्योंकि बाजी कितना अपना भाग्यशाली है, उसे राधा काकू जैसी आई मिली है तो उसे इस कारागार से छुड़ा ले गई। पर कभी कभी क्रोध भी आ रहा है। क्यों? तुझे नहीं निकाला इसीलिए? नहीं रे, इसलिए कि बाजी मुझे यहाँ अकेला छोड़ गया, मेरा हृदय तोड़ दिया। उसके ऊपर मैंने एक दुख भरी कविता भी की है। याद जब आया मुझे बाजी तब मेरी आंखें गीली हो गई। याद जब आया मुझे बाजी तब मेरी आंखें गीली हो गई। उसके याद में दुबला हुआ तो मेरी धोती ढीली हो गई। अब तुम लोग भी हमारे दल में शामिल हो जाओ। ओ बाबा, छुट्टा नहीं है, आगे जाओ। बाजी पाठशाला से गया है, गांव से नहीं। और तुझे भी पता है, अगर तूने हमें तंग किया तो बाजी तेरे साथ क्या करेगा। ये सब क्या हो रहा है? गुरुजी, हम ये बात कर रहे थे कि राधा काकू ने बाजी को पाठशाला से निकालकर कितना महान काम किया है। क्या? मेरा मतलब है महान काम किया है, पाठशाला से निकालकर महान काम किया है। तो तुम लोग भी क्यों नहीं चले जाते उसके साथ? अगर आई बाबा ही बच्चों को पढ़ा सकते तो हम जैसे महान शिक्षकों की आवश्यकता ही क्या थी? जब राधा काकू ये सब सीखकर अपना बाजी स्वराज लाएगा ना, तब पता चलेगा। चला रे, सब बाजी के पास चलते हैं। हो सकता है भगवान को हम पर भी दया आ जाए। चला रे, हट 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 हट, चल हट। बाजी रुकना। अरे गोटिया, अरे रुक। अरे वाह। अरे बाजी, जब तू पाठशाला में जाता था तो गृह कार्य मिलता था तो तू घर पर आकर पूरा करता था। अब जब घर पर गृह कार्य देंगे तो तू कहाँ जाकर पूरा करेगा? अरे यही तो सबसे अच्छी बात है, अब मुझे गृह कार्य मिलेगा ही नहीं, घर पर पढ़ने का अलग ही आनंद होगा। राधा काकू को देखकर भगवान की बड़ी याद आती है। क्यों? मैं भगवान को याद कर उनसे बार बार पूछता हूँ, भगवान तूने मेरी आई को राधा काकू जैसे क्यों नहीं बनाया? बाजी, जब मेरे पेट में दर्द होता है तो मेरे आई से कहता हूँ, आई मेरे पेट में दुखता है, मैं आज पाठशाला नहीं जाऊंगा। मेरी आई मुझे इतना काम देती है कि पाठशाला ही अच्छी लगती है। घर में पढ़ने में कितनी शांति है। मैं पाठशाला की घंटी की प्रतीक्षा करो और अपने मर्जी के मालिक भी। जब चाहे खेलो, जब चाहे सो जाओ। बाजी, मन तो करता है काश हम सब भी पाठशाला छोड़कर राधा काकू के पास पढ़ने आ जाए। इतने कठोर गुरुजी तुझे पढ़ा नहीं पाए तो राधा काकू कैसे पढ़ाएगी? हाँ, वो तो पता नहीं, पर आई के मन में इस पढ़ाई को लेकर कुछ अधिक उत्साह है। आई नीचे कमरे में बैठकर कल मुझे कौन सा पाठ पढ़ाने वाली है उसके बारे में तैयारी कर रही है। ओम गं गणपतये नमः। मन में एक बात है, आपको बताकर परेशान भी नहीं करना चाहती और बिना बताए रह भी नहीं सकती। इसीलिए दोनों काम एक साथ कर रही हूँ। आपको पत्र लिख रही हूँ पर भेजूंगी नहीं। मैंने आपसे बिना पूछे एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। मैंने बाजी को पाठशाला से निकाल लिया, पर मैं भी क्या करती। ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो आकाश तो दिखाए पर पंख ही काट दे। आप ही ने कहा था ना कि अगर बाजी आंधी है तो हमें वो चट्टान बनना पड़ेगा जो उस आंधी को सही दिशा दे सके। बस वही करने का प्रयास कर रही हूँ, पर पता नहीं ये सब कैसे होगा। आज
शायद बाजी से अधिक मुझे डर लग रहा है कि कल उसे कौन सा पाठ पढ़ाऊंगी। बापा, मैंने कह तो दिया, पर करूंगी कैसे? बड़ी जल्दी सूचना मिल गई रानी साहब। राजे ने जो आपके साथ किया है उसके लिए उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा कर रानी साहब, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें कोई दंड नहीं देंगी। तो फिर उन्हें समझ में कैसे आएगा तने कसं समझेल कि जो उन्होंने किया है वो गलत है? हमारा अनुभव कहता है कि इस अवस्था में दंड मिले तो युवक उद्दंड हो जाते हैं। महाराज को दंड नहीं, सीख मिलनी चाहिए रानी साहब। रानी, आपने उन्हें हमारी निगरानी में दिया है, हम उन्हें अपने तरीके से संभालेंगे। पर हमारे पास अधिक समय नहीं है बालाजी। गुड़ी पाड़वा के त्योहार तक राजे के मन में इतना आत्मविश्वास जगना चाहिए कि वो सब सरदारों के सामने अपने आप को योग्य सिद्ध कर सके। मन में स्वयं को योग्य सिद्ध करने का आत्मविश्वास तब आएगा जब मन में स्वयं को योग्य सिद्ध करने की इच्छा हो। तो अब आप क्या करेंगे? नदी तो अपनी इच्छा से बहेगी। नदी को काटकर नहर बनाना हमारा काम है। हम उन्हें बिल्कुल वैसा बनाएंगे जैसा आप चाहती हैं रानी साहब। बस हमारी दो प्रार्थनाएं हैं, आप उन्हें कोई दंड नहीं देंगी। और दूसरी प्रार्थना? महाराज को तो हमने दंड से बचा लिया, और यदि महाराज हमें दंड दें तो आप हमें बचा लीजिएगा। थांबा, हमने अभी आपको जाने की अनुमति नहीं दी है। क्षमा चाहते हैं रानी साहब। किसी दिन हम आपके बच्चों से मिलना चाहेंगे। हम भी देखना चाहते हैं कि आपकी छत्र छाया में उन्हें कैसी शिक्षा मिल रही है। यदि आप हमारी पत्नी से मिलेंगी ना तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिलती है। कौन है? आई, पानी डाल के क्यों उठाया? मैंने सोचा तुझे उठाने के साथ साथ तुझे नहला भी दूं। समय व्यर्थ नहीं होगा। अभी तक तो सूर्य उदय भी नहीं हुआ। हाँ तो सूर्य से अधिक तेजस्वी बनना है तो सूर्योदय से पहले जागना सीखना होगा बाजी। जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। मैं तैयार आहे। बता, आज का पाठ क्या है? सांग ना। बाजी, अपने अंदर की कमियों को दूर करना है तो सबसे पहले उन कमियों को जानना बहुत आवश्यक है। तेरे गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुझमें ना गुण है, ना कौशल, ना धैर्य, ना बुद्धि। तेरा पहला पाठ वहां से शुरू होगा। कहां से? जा, वो पार्टी लेके आ। मानव, योद्धा, नीतिज्ञ। पहला पाठ पहले शब्द से। मानव। मैं पहले तुझे मानव बनाऊंगी, फिर योद्धा, फिर नीतिज्ञ। मानव। तो अभी क्या मैं वानर जैसे दिखता हूँ? मात्र मानव का शरीर होने से कुछ नहीं होता बाजी। मानव वो होता है जिसके मन में मानवता होती है। श्रेष्ठ मानव के अंदर 7 गुण होते हैं। अति श्रेष्ठ योद्धा के अंदर 7 कौशल और सर्वश्रेष्ठ नीतिज्ञ के अंदर 7 नीतियां। आई, तूने एक रात में इतना सब कुछ सोच लिया? मैंने जो सोचा वो छोड़। अब तू ये सोच कि तुझे क्या करना है। मुझे तो सब कुछ सीखना है ताकि जब बाबा गुड़ी पाड़वा के लिए घर लौटे
तो मुझ में गुण, कौशल, धैर्य और बुद्धि ये सब कुछ आ जाए और फिर बाबा मुझे अपने साथ अपनी अगली मुहिम पर ले जाएं। तो आई, आज तो मुझे कौन सा गुण सिखाएगी? उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। क्या है?